गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यकीन प्रताप। वर्तमान भारतीय समाज आज हम लोग पढ़ाऊंगा। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, इसके समर्थक कौन थे, इसका बैकग्राउंड क्या था, प्रगतिवाद क्यों आया, दूसरा बताया था मैंने इसका अर्थ क्या था, और इसके बाद तत्वमीमांसा के बारे में बताया था, मेटाफिजिक्स के अनुसार बताया था इसका अर्थ क्या था, इसकी परिभाषा क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी। पहले सेगमेंट में इतनी बातें हो गई थी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग। इसका देखते हैं अब प्रगतिवाद का उद्देश्य क्या था। प्रगतिवाद के उद्देश्य को देखते हैं। तो प्रगतिवाद का जो उद्देश्य था उसमें हम क्रम से बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है, इसमें पहला पॉइंट है वो है अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। प्रगतिवाद मैंने बताया था, प्रगतिवाद छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। अर्थात प्रगतिवाद चाहता है कि छात्र की रुचि, गति, उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, अभिरुचियां के अनुसार ही छात्र अपना अध्ययन करे। उसी के द्वारा छात्र अपनी गति के अनुसार सीखे, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखे और उसकी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार वो अपना अध्ययन करे। तो इसका पहला वर्ग क्या था, पहला उद्देश्य क्या था, अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। इसलिए प्रगतिवाद कहता था कि छात्रों को किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त करना चाहिए, अर्थात छात्र पूर्ण रूप से आज़ाद रहना चाहिए। अनुशासन हो, सेल्फ का अनुशासन हो, मुक्त्यात्मक अनुशासन हो, उसको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना है, किसी प्रकार से दबाव नहीं डालना है, किसी प्रकार से उसको बाधित नहीं करना है। तो ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था अनुभव प्राप्त अनुक्रियाओं का बल, अर्थात छात्र अनुभव के द्वारा जो भी छात्र अनुक्रिया करता है उसके द्वारा जो अनुभव बढ़ता है उसके द्वारा ही उसको अध्ययन कराया जाए, उसको सीखने दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अर्थात अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। इसलिए छात्र अपने अनुभवों के द्वारा जो सीखेंगे वो सीखा गया ज्ञान या उसके द्वारा सीखा ज्ञान सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, सबसे ज़्यादा रुचिपूर्ण होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा। इसलिए छात्रों को कैसे क्या किया जाए, अनुभव द्वारा जो अनुक्रियाएं करें उनके द्वारा ही उनको सीखने दिया जाए। ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। जैसा लेमार्क कहते हैं, डार्विन कहते हैं, वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जीवन संघर्ष में वही व्यक्ति या वही लोग बच पाते हैं या जीवित रह पाते हैं या अपने को सर्वाइव कर पाते हैं जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं या संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो अपने सांसारिक जीवन को, अपने व्यवहारिक जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। अगला उद्देश्य था मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण एवं समन्वय। इसको देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण तथा समन्वय। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अर्थात उसमें जो भी प्राणी के लक्षण होते हैं, जो भी उसमें मानवता के अतिरिक्त जो भी गुण होते हैं उनका क्या करना है, उनको हमें शोधन करना है, उनकी मूल प्रवृत्तियों में सुधार करना है, उसको एक नई दिशा देनी है और दिशा के साथ साथ उसको समाज के अनुकूल, मानवता के अनुकूल और राष्ट्र के अनुकूल उसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उनमें समन्वय स्थापित करना है ताकि वो एक उपयोगी मनुष्य, उपयोगी छात्र, उपयोगी बालक न सिर्फ समाज के लिए, न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो साबित हो सके। तीसरा उद्देश्य था चौथा उद्देश्य था शिक्षण विधियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन, अर्थात प्रकृतिवाद की यदि कोई शिक्षा में देन है तो सबसे बड़ी देन उसकी शिक्षण विधियों के क्षेत्र में ही है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं देख लेते हैं। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में यदि कभी पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद की शिक्षा को सबसे बड़ी देन क्या है या शिक्षा में सबसे बड़ी देन क्या है, तो वो उसकी शिक्षण विधियाँ हैं जो एकदम स्वाभाविक, नेचुरल हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आगे देखते हैं छात्रों की स्वतंत्रता प्रदान करना या छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। इसका तात्पर्य है कि प्रकृतिवाद छात्रों को खुला छोड़ना चाहता है, छात्रों को पूर्ण रूप से आज़ाद रखना चाहता है ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार, अपनी गति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार
जो भी सीखना चाहते हैं वो अपने स्वभाव या प्रकृति के अनुसार सीख सकें। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो मैंने बताए। अब आगे हम लोग प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम क्या है उसको देखते हैं। इसमें कुछ शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने पाठ्यक्रम को बताया है या उसको एक्सप्लेन किया है। उसमें पहले शिक्षा शास्त्री हैं कमेनियस, जो बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय हों वो स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित विषय हों। इसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित विषय हों, खेल कूद से संबंधित विषय हों, भूगोल हो और प्रकृति का निरीक्षण करने वाले विषय हों, जो प्रकृति को ऑब्जर्व करते हों। ऐसे विषय को रखना आवश्यक है। इसलिए कम्युनिकेशन के अनुसार रक्षा विषय रखिए, स्वास्थ्य रक्षा का रखा, खेल कूद से संबंधित विषय रखिए, भूगोल रखा और चौथा प्रकृति का निरीक्षण रखा। अगला जो पाठ्यक्रम दिया वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। उन्होंने कहा भूगोल, उन्होंने भूगोल की बात की, उन्होंने समाजशास्त्र की बात की, उन्होंने राजनीति शास्त्र की बात की और अगले विषयों की बात की। उन्होंने भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, भाषा, साहित्य आदि विषयों को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने बताया कुछ सांसारिक या व्यावहारिक विषयों की उन्होंने बात की थी, प्रकृति से संबंधित हो, तो इसलिए उन्होंने कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से विषयों को रखा। उसमें कम्युनिकेशन ने अपने विषय रखे, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विषय रखे जो व्यवहारिक है। अगली बात करते हैं प्रकृतिवाद एवं शिक्षण विधियाँ। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यदि कहीं फायदा हुआ है प्रकृतिवाद का शिक्षा जगत को, तो वो फायदा है शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद में जो शिक्षा जगत को जो मौलिक विधियाँ हैं, जो स्वाभाविक विधियाँ हैं, जो प्रकृति के अनुसार विधियाँ हैं, उनको उन्होंने यहाँ पर रखा और उनकी नवीन रूप दिया, नवीन खोज हुई। उसमें से कुछ विधियाँ हैं। पहली है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा तभी बेहतर तरीके से सीख सकता है जब वो चीज़ों को करता है, जब वो किन्हीं का बातों को करता है, उन बातों से जो भी चीज़ें वो गेन करता है उनके द्वारा ही बेस्ट तरीके से सीखता है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप तैरना सीखिए और तैरने के लिए कितने भी नियम पुस्तकों में बता दिए जाएं, जब तक व्यक्ति पानी में नहीं उतरेगा या किसी दरिया में नहीं उतरेगा या किसी तालाब में नहीं उतरेगा तब और खुद तैरना नहीं सीखेगा, खुद नहीं तैरेगा, तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए क्या किया उन्होंने कहा प्रत्येक बच्चे को कैसा किया जाए, काम दिया जाए, काम के द्वारा जो कुछ भी चीज़ रियलाइज कर रहा है, वो महसूस कर रहा है, उसी के द्वारा उसको सीखने दिया जाए। दूसरी शिक्षण विधि थी वो थी स्वानुभव द्वारा सीखना, अपने अनुभव द्वारा सीखना। इसका तात्पर्य था अगली विधि थी एक्सपीरियंस मेथड। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के, मैंने बताया था एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अर्थात अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। व्यक्ति अनुभव से जितना सीखता है उतना स्थायी ज्ञान कहीं भी नहीं होता। हम एक बार किसी चीज़ को लर्न कर लेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार किसी भी चीज़ को लर्न कर लेंगे, हम उसको कुछ समय तो याद रख सकते हैं, लेकिन हम लंबे समय तक याद नहीं रखते, या सभी छात्र लंबे समय तक याद नहीं रखते, उसको भूल जाएंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति पंखा खोलना नहीं जानता, यदि व्यक्ति पंखा खोलता है, खोलते खोलते वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसके द्वारा जो ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव द्वारा सीखा हुआ ज्ञान है, वो उसका स्थायी हो जाएगा। इसलिए अनुभव द्वारा प्रत्येक छात्र को सीखने दिया जाए। तो ये दूसरी शिक्षण विधि थी। तीसरी विधि थी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। इसका तात्पर्य था कि छात्रों को जो हम बातें बताते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ें सिखाते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष रूप से सीखने दिया जाए। जैसे हम लेबोरेटरी की बात करेंगे, निरीक्षण की बात करेंगे और तमाम तरीके की शिक्षण विधियों की बात करेंगे, वो इसके अंतर्गत आती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। चौथी बात करेंगे खेल द्वारा सीखना। मैंने बताया था कि कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण मनोयोग से तभी करता है जब उसे लगता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूँ। यदि छात्र किसी भी बात को मनोरंजन के तौर पर, खेल के तौर पर, उसको अपने आनंद के रूप में जब कार्य को करता है, तो वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण रुचि के साथ उस कार्य को करेगा तो उसके रिजल्ट्स होंगे, जो उसके परिणाम होंगे वो बेहतर होंगे और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएगा। इसलिए खेल विधि इस प्रकृतिवाद की भी महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा भी कुछ विधियाँ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है इसमें फ्रॉबेल विधि, डॉक्टर फ्रॉबेल की
दूसरा मारिया मोंटेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि, इसको खोज विधि भी कहते हैं, और डाल्टन विधि। ये कुछ विधियां हैं जो शिक्षण में या बच्चों के शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सारी शिक्षण विधियों की देन यदि कोई है तो वो है प्रकृतिवाद। यदि प्रकृतिवाद ने शिक्षण विधियों के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, और यहाँ से यदि पूछा जाता है तो यहाँ से शिक्षण विधियों को मोस्टली शिक्षण विधियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको बता देते हैं। प्रकृतिवाद एवं शिक्षक। प्रकृतिवाद एवं शिक्षक। इसको देख लेते हैं। आदर्शवाद, इसको समझते हैं। आदर्शवाद में शिक्षक की स्थिति जो थी वो सर्वोच्च थी। शिक्षक का स्थान था सबसे ऊंचा था। इसको देवतुल्य माना जाता था, इसको ईश्वरीय शक्ति माना जाता था, इसको क्या माना जाता, देवदूत माना जाता था। लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षक को स्थान तो महत्वपूर्ण दिया गया, लेकिन इसको सर्वोच्च नहीं माना गया। इसमें कहा गया कि शिक्षक का जो स्थान है वो एक निर्देशक का है, पर्दे के पीछे की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसी को दिया गया था, तो प्रकृति को दिया गया था। यहाँ माना गया प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है, प्रकृति ही अपने नियमों द्वारा संचालित होती है, और जो भी प्रकृति के नियम हैं उसके द्वारा ही सारे व्यक्ति संचालित होते हैं। जब कभी भी असंतुलन की बात आती है तो प्रकृति अपना संतुलन खुद ही बनाती है। इसलिए शिक्षक को क्या क्या माना है, शिक्षक को यहाँ पर निर्देशक की भूमिका में माना, पर्दे के पीछे की स्थिति के रूप में माना। और ये कहा गया कि शिक्षक छात्रों को अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे, अधिगम वातावरण को उपलब्ध कराएंगे। छात्र अपनी गति, रुचि, ध्यान, क्षमता के अनुसार स्वयं ही चीज़ों को सीखेंगे, स्वयं ही चीज़ों का अधिगम करेंगे। यहाँ पर प्रकृतिवाद एवं शिक्षक की स्थिति स्पष्ट होती है। दूसरा प्रकृतिवाद एवं छात्र। प्रकृतिवाद, इसको बता देता हूँ, आगे देख लें। प्रकृतिवाद एवं बालक या छात्र। जो आदर्शवाद था वहाँ पर शिक्षक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन प्रकृतिवाद इसका विरोधी था। प्रकृतिवाद कहता था कि छात्र संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में छात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्र को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए। छात्र को उसकी रुचि, उसकी गति, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और उसकी अभिरुचियों के हिसाब से ही शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए छात्र यहाँ पर क्या था, प्रकृतिवाद में सर्वोच्च स्थान छात्र का ही था, केंद्र बिंदु शिक्षा का छात्र ही था। छात्र को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृतिवाद एवं अनुशासन। प्रकृतिवाद एवं अनुशासन। प्रकृतिवाद एवं अनुशासन, इसकी बात करते हैं। प्रकृतिवाद में या प्रकृतिवादी शिक्षा में जो भी प्रकृतिवादी शिक्षा समर्थक थे वो कहते थे या वो मानते थे कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही अपने नियमों से आबद्ध है, प्रकृति सभी प्रकार के असंतुलन को स्वयं ही संतुलित कर लेती है। इसलिए जब कभी भी कोई भी दंड दिया जाए प्रकृति स्वयं ही देगी। मनुष्य को या शिक्षक को किसी भी प्रकार का दंड देने का छात्र को अधिकार नहीं है, किसी भी छात्र को दंडित करने का अधिकार किसी भी शिक्षक को नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा प्रकृति ठीक समय पर काम करती है। दूसरों ने कहा
रूसो ने कहा कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, ठीक समय पर कार्य करती है। ठीक है, उन्होंने कहा प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, अर्थात उनका कहना था यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ेगा तो उसको प्रकृति स्वयं ही दंड देगी। जैसे यदि कोई बच्चा आग से खेलेगा या आग को छुएगा तो प्रकृति स्वयं ही उसको जला देगी। इसलिए छात्र समझ जाएगा, दोबारा से वो गलती नहीं करेगा, अर्थात प्रकृति ही दंड देगी। लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि छात्र को मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करनी चाहिए या छात्र के मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात की जानी चाहिए। अनुशासन कैसा हो? मुक्त्यात्मक हो, अनुशासन मुक्त्यात्मक। ठीक है, यहाँ पर मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात की गई, फ्री डिसिप्लिन की बात की गई। तो आगे देखते हैं, अगला है प्रकृतिवाद। अगला देख लेते हैं, प्रकृतिवाद का मूल्यांकन करेंगे। ये प्रकृतिवाद है, उसका मूल्यांकन करके देख लेते हैं हम लोग, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी क्या खामियाँ थी, दोनों ही पहलुओं पर देख लेते हैं। इसके योगदान की बात करते हैं, इसके गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि इसने शिक्षण विधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। शिक्षा जगत को, ये दुनिया को शिक्षा में शिक्षण विधियों इसकी देन है। इसका पूरे शिक्षा जगत को इसका आभारी रहना चाहिए, इसका एहसान मानना चाहिए कि शिक्षण विधियों में उन्हें व्यवहारिक शिक्षण विधियों को शिक्षा जगत को दिया। दूसरा था वो था छात्र की स्वतंत्रता। उन्होंने छात्र की जो स्वतंत्रता थी उसको इन्होंने प्रोत्साहित किया। छात्र अनुशासन के बारे में जो भी बाधाएं थी, उन्होंने कहा छात्र को किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं किया जाएगा, उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। तीसरी बात की, उन्होंने जो पुस्तकीय ज्ञान था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा पुस्तकीय ज्ञान से आधुनिक समय में आधुनिक शिक्षा में काम नहीं चलेगा, छात्रों का जो ज्ञान हो वो व्यवहारिक हो। तीसरी उन्होंने बात की वो थी छात्र की। उन्होंने कहा या प्रकृतिवाद ने कहा शिक्षा जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में छात्र को ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। शिक्षक की स्थिति पर्दे के पीछे वाली रहेगी, वो एक निर्देशक की भांति छात्र को एक जो वातावरण होता है, शैक्षिक वातावरण होता है और समस्याओं का समाधान करने के लिए जो वातावरण होता है उसको प्रदान करेगा। छात्र किसी भी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें थी जो शिक्षा शास्त्र जो प्रकृतिवाद की देन थी। अगला इसके जो ड्रॉबैक्स भी थे, उसके कुछ दोष भी थे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जो भी मैंने कहा आध्यात्मिक जगत की बात की, मैंने आध्यात्मिक जगत की जब बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य जो थे उसमें केवल व्यवहारिक उद्देश्य की उन्होंने बात की, लेकिन शिक्षा के जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होते हैं या शाश्वत उद्देश्य होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी उन्होंने अवहेलना की। उन्होंने छात्र को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, उन्होंने छात्र को ही महत्वपूर्ण माना और अनुशासन के लिए उन्होंने कहा कि छात्र स्वयं ही अपनी चीज़ों को शासित कर लेगा, प्रकृति स्वयं ही छात्रों को अनुशासित कर लेगी। तो इन्होंने क्या किया, छात्रों को जो अनुशासन दिया एकदम मुक्त अनुशासन की बात की, जिसके संबंध में शिक्षा शास्त्री क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं कि छात्रों को इतनी लंबी रस्सी मत दे दो कि वह स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर ले, अर्थात गले में फंदा लगाकर स्वयं ही अपनी मौत कर ले। इसलिए कहा जाता है डंडा छूटा अभ्यर्थी बिगड़ा। तो यहाँ पर इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि छात्रों को बहुत ज़्यादा अनुशासन की बात की, बहुत ज़्यादा मुक्ता अनुशासन की बात की गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो है पाठ्यक्रम। यहाँ पर मैंने बात कहा प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में कोई विशेष रूप से पाठ्यक्रम के रूप में उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। तो ये समग्र रूप से प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल्यांकन था जो मैंने किया। हम लोगों ने आज इस स्लाइड के अंतर्गत प्रकृतिवाद को पढ़ा, अर्थ को पढ़ा, उसके पीछे क्या कारण थे, इसके प्रादुर्भाव के क्या कारण थे, शिक्षा शास्त्री थे, क्या इसका अर्थ था, क्या परिभाषाएं थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या उसके उद्देश्य थे, और इसके साथ साथ शिक्षक संबंध क्या थे, और प्रकृतिवाद और बालक के क्या संबंध थे,
और करिकुलम का क्या संबंध था, शिक्षण विधियाँ क्या थी, बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया यहाँ पर आज देखा है। इससे संबंधित जो भी आपको क्वेरीज करनी हो, कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। आज की स्लाइड में बस इतना ही। थैंक यू।